आज मेरे सामने की एक जिज्ञासा प्रकट की गई है कि अवध संस्कृति का जो विश्वकोश मैंने तैयार किया है उसके पीछे प्रेरणा क्या रही है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और इस विश्वकोश की तथाकथित विशेषताएं क्या हैं। यह विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया आज से कोई 6 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। मन में जोश बहुत था तो मैंने यह संकल्प लिया कि मैं अकेले ही इसका लेखन करूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक कोई ऐसी इंसाइक्लोपीडिया निर्मित नहीं हुई जो एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो। संपादित तो बहुत हुई हैं। अगर विश्व ज्ञान कोश या इंसाइक्लोपीडिया नाम से पुस्तकें बनी भी हैं तो एक विषय की बनी है। जैसे मेडिकल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया बनी, सामाजिकी की बनी, मानविकी की बनी, तो ऐसे एक विषय को लेकर उस पर एक सर्वांगीण पुस्तक जिसमें सारे पक्षों को आकारादिक क्रम से रख दिया जाता है, विभिन्न शीर्षकों उपशीर्षकों के माध्यम से, इस प्रकार के प्रयास तो हुए। पर संस्कृत कोश जो बहुव्यापी होता है, जो बहुपक्षीय या बहुआयामी होता है, वो एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाए यह बड़ा दुष्कर कार्य है। पर जो अतिरिक्त उत्साह मन में था, मैं इसमें जुट गया। ये कोश जब छपकर तैयार हुआ, वाणी प्रकाशन दिल्ली के माध्यम से और दूर दूर तक पहुंचा, तो इसकी सराहना में मित्रों ने बहुत कुछ कहा। उससे मेरा श्रम निवारण हो गया और मुझे लगा कि हाँ, कोई महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। ये विश्वकोश 2 भागों में विभक्त है। पहले खंड में अवध की सांस्कृतिक चेतना और उसकी उपलब्धि, उसकी विशेषताएं, इनकी चर्चा की गई। एक अध्याय अवध के भूगोल को लेकर के है। एक बड़ा अध्याय अवध के इतिहास से संबंधित है। एक अध्याय में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की गई है। एक बड़ा अध्याय है जिसमें अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित तो विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया है। एक है जो राजनीति और लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसे फिर विषयानुसार छोटे छोटे शीर्षकों में बांटा गया है। जैसे अवध के भूगोल को लेकर के मैं निवेदन करूं, ये अवध हो जिसके पर्यायवाची हैं अयोध्या, साकेत और कौशल। कौशल के भी भिन्न भिन्न रूप हैं, जैसे दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल और दोनों को मिलाकर महाकौशल। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व से संबंधित ग्रंथों में ये कहा गया है कि उत्तर भारत के मुख्य ये 10 राज्य थे जिनको मिलाकर अवध नामक इस प्रदेश का गठन किया गया था। उनमें एक था वत्सराज, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कौशल प्रदेश, चौथा श्रावस्ती, पांचवा कानकुब्ज प्रदेश, छठा अंतर्वेद, सातवां भारशिव या बैसवारा, आठवां शर्की राज यानी जौनपुर। वैसे मिथक के आधार पर प्राचीन पुराणों में जो चर्चा हुई है, क्योंकि इसका संबंध सतयुग से है, त्रेतायुग से है, यहीं श्री राम ने अवतार लिया था और यहीं श्री राम के पूर्वज मनु महाराज, जिनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार समाज की आचार संहिता बनाई, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, मन शत्रुपा रूप में वो सृष्टि के नायक रहे। उनका संबंध सतयुग से लेकर और फिर त्रेता युग तक, उसी में फिर आगे इक्ष्वाकु हुए हैं, जिनसे इसको इक्ष्वाकु वंश कहा गया। एक राजा रघु हुए हैं जिससे इसको रघुवंश कहा गया। और फिर राम और उनके बाद बहुत अरसे तक लगभग 80-85 पीढ़ियां उसकी बीत चुकी हैं। तो इस अवध को लेकर पुराख्यानों में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में और इतिहास ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं।
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अवध का भूगोल बताते हुए लिखा, सप्तद्वीप सागर मेखला, भूपति एक राम कोसला। इस कोसल भूमि के एकमात्र एक छत्र शासक है श्री राम, और इसका विस्तार सप्तद्वीप तक है। सागर उसकी मेखला के रूप में है, कटिबंध के रूप में, यानी बीच में पड़ता है। तो केवल भारत ही नहीं, भारत से परे भी बहुत सारे देश इस राज्य के अंतर्गत आते थे, ऐसा गोस्वामी जी का मत है। वे दरअसल त्रिभुवन नायक हैं। श्री राम पूरे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के स्वामी है, कर्ता है, इस रूप में उनकी व्याख्या की गई। मध्यकाल में, विशेष रूप से अकबर के शासन काल में, उत्तर भारत में 12 जो सूबे बनाए गए थे, उनमें अवध नाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूबा गठित हुआ था। उस अवध में 5 सरकारें थीं, यानी राजधानियां और उनकी शासन प्रणालियां। उनमें एक थी लखनऊ, दूसरी फैजाबाद, तीसरे खैराबाद, चौथे बहराइच और 5वां गोरखपुर। तब गोरखपुर जनपद भी अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बौद्ध काल में इसकी विशेष चर्चा हुई है, और विभिन्न युगों में देशी विदेशी कई प्रकार के शासन यहाँ चले हैं। कभी खिलजी वंश का शासन रहा, कभी तुगलकों का, कभी मुगलों का, बीच बीच में कभी सोलंकी राजा हुए, कभी कानिकुब्ज नरेश के अंतर्गत आया, कभी यहाँ परिहार शासक चले हैं, कहरवारों का रहा है, मगध का भी शासन चला है, नवाबों का शासन चला है, और इसी तरह से भारशिवों का शासन बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा है। अयोध्या के इस इतिहास का बड़ा विस्तृत विवेचन लाला सीताराम भूप, जो डिप्टी कलेक्टर थे, हिंदी के अच्छे लेखक थे और साथ ही इतिहासकार भी थे, उनके ग्रंथ में दिखाई देता है। इसका भूगोल बड़ा व्यापक है। एक और है हिमालय की तराई, जिसको गांजर क्षेत्र कहते हैं। लखीमपुर खीरी का सारा क्षेत्र इसी गांजर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हिस्सा है जिसको दोआबा कहते हैं, गंगा जमुना का मैदान है वो, जिसमें इसका केंद्रीय हिस्सा लखनऊ, फैजाबाद इत्यादि। तीसरा एक हिस्सा है जो विंध्य की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, विंध्याचल, मध्य प्रदेश का भी कुछ रूप उसमें आ जाता है। बघेलखंड भी उसके भीतर सम्मिलित हो जाता है। और 5वां रूप है जिसको हम पूर्वांचल कह सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में बिहार का कुछ हिस्सा। इन सबको मिलकर के ये अवध क्षेत्र बना था, जिसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने बड़े मौलिक प्रामाणिक इतिहास बोध के आधार पर मध्य देश कहा था। उस समय सारे क्षेत्र का नाम मध्य देश रूप में चलता रहा है। ये माना जाता है कि प्राचीन भारत में जो 16 जनपद थे, उनमें 2 जनपद मुख्य रूप से अवध से जुड़े हुए थे। यहाँ जो रामराज्य स्थापित हुआ था, और उसके बाद इतिहास में जब मौर्य काल आया, जब गुप्त काल आया, जब वर्धन युग आया, तो विभिन्न प्रकार के उत्थान पतन, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां, इन सब का विवेचन अवध के भूगोल खंड में और इतिहास खंड में किया गया। एक जगह संक्षिप्तीकृत करके ये बताने की कोशिश की गई है संक्षेप में कि यहाँ मुख्य मुख्य पहाड़ियां कौन है। हालांकि ये क्षेत्र, इसके सीमावर्ती क्षेत्र तो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। जैसे लखीमपुर खीरी के बाद हिमालय की श्रृंखला दिखने लगेगी, विंध्याचल के बाद पहाड़ियों की श्रृंखला दिखने लगेगी, लेकिन बीच अवध में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, फिर भी कुछ टीले हैं, तो उनका वर्णन एक एक करके आकार आदि क्रम से किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 75-70 के आसपास नदियों का उल्लेख आता है। वाल्मीकि रामायण में मैंने पाया, और इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ऐसी नदियां जिनका अब नाम भी लुप्त हो गया है, कुछ के तद्भव शब्द बन गए हैं। जैसे संदिका नदी थी, वो सई नदी हो गई है।
ऐसी बहुत सारी नदियों के नाम अब उनके गहरी खोज करने की आवश्यकता है। इनमें बहुत सारी सूख गई हैं। अयोध्या के इर्द गिर्द जितनी नदियां बताई गई हैं, अब उसमें केवल घाघरा और सरयू दो ही नदियां, यह त्रिलोकी धीरे धीरे एक नाले के रूप में परिणत हो गई। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। ऐसे मुख्य मुख्य वन कौन थे? आप देखें, यहाँ नैमिषारण्य एक ऐसा वन, उसका वर्णन हुआ है जिसमें 88,000 सूतों ने एक वर्ष का पूरा सत्र बनाकर, इस तरह 12 वर्षों के सत्र के अंतर्गत जीवन की जो सनातन समस्याएं हैं उनका समाधान खोजा था। ऐसी विशाल सभा जिसमें 88,000 लोग समाविष्ट किए गए हों और उनके सत्र वर्ष पर्यंत चलते रहे हों, और जहाँ जीवन के तत्वों की खोज की गई हो, जहाँ भगवान वेद व्यास ने पुराणों की रचना की हो, वेदों का क्रम विन्यास किया हो, जहाँ मनु ने तपस्या की हो, बड़ा पवित्र स्थान है वो, बहुत प्राचीन स्थान है। जहाँ श्री राम ने अश्वमेध किए हों, वो नैमिष अरण्य। उसके साथ साथ इतने वनों का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में वे सारे वन चतुर्दिक, अब धीरे धीरे वनाच्छादन बहुत कम हो गया है, लेकिन इतिहास में जाकर इन सब का विवरण, कैसे कैसे इन वनों की क्या विशेषता थी, इनकी क्या उपलब्धियां थी, यहाँ कौन कौन से पशु और पक्षी पाए जाते थे, उनमें बहुत सारे पशु पक्षियों का स्वरूप ही गायब हो गया। जैसे जायसी तक ने अपने पद्मावत में शरभ नामक एक पशु का वर्णन किया है, बहुत भयानक, हाथी से भी बड़ा, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, बहुत कुछ डायनोसॉर से मिलता जुलता। तो ऐसा पूरा वनस्पति लोक और पूरा प्राणी शास्त्र, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी जो यहाँ पाए जाते। अगर कोई अवध का परिचय प्राप्त करना चाहे तो उसको इन सब की जानकारी संक्षेप में अवश्य ही लेनी होगी। जैसी जब बारहमासा का वर्णन करते हैं तो ढेख, महोख, सनेक, न जाने कितने पक्षियों के नाम गिना देते। ये ऐसा स्थान है जिसमें तीनों ऋतुएं अपनी चरम सीमा पर होती। वर्षा भी बहुत गहरी, शीत जबरदस्त, ग्रीष्म बहुत ही प्रचंड रूप में, और इनमें अलग अलग तरह की कौन सी फसलें पैदा होती हैं। रबी की फसल में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है, जायद में क्या होता है। जलवृष्टि से भांति भांति के जो जलाशय बनते हैं, कहीं झील बनती है, कहीं सरोवर बनता है, नदी नाले जो बनाते हैं, इन सब का आकारादिक परिचय, ताकि उसे खोजने में कठिनाई ना हो, उस रूप में इसका भूगोल प्रस्तुत किया गया है। इतिहास खंड, मैंने कहा कि सतयुग से शुरू होता है, तो कई कई हजार वर्षों का इतिहास। स्वयं श्री राम के अस्तित्व को लेकर अभी विद्वानों में, इतिहासकारों में, पुरातत्व के जो वेत्ता हैं, उनमें बड़ा मतभेद प्राप्त होता है। कोई श्री राम को 18 लाख वर्ष प्राचीन मानता है, नासा की खोज में उसका संकेत दिया गया है। यूं 7-8 हजार वर्ष पूर्व तो वे रहे ही है। तीर्थंकरों के जितने रूप यहाँ रहे, अन्यान्य धर्मों संप्रदायों के बड़े बड़े योगी, फकीर, उनके महात्मा, उनके प्रवर्तक, वे जिस रूप में जुड़े रहे। तो अवध का पूरा राजनीतिक इतिहास, इसके साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास का प्रमाण बाद के ग्रंथों में मिला है, सांस्कृतिक इतिहास अलिखित रहा है, उसको अपने विवेचन के माध्यम से स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। फिर 1857 में जो गदर हुआ है, उसके बाद स्वातंत्र आंदोलन जो चला है, उसमें असहयोग आंदोलन का क्या रूप था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या रूप था, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रूप था। फिर इसके साथ साथ इस क्षेत्र के, माने समूचे अवध के जो पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र हैं, इन पात्रों की संख्या लगभग 350 है। मनु से लेकर के विभिन्न महापुरुष जो यहाँ से जुड़े रहे हैं,
उनमें एक से एक तेजस्वी, मनस्वी, एक से एक साधक, एक से एक प्रशासक, एक से एक साहित्यकार, कलाकार, इनका जो भी जैसा भी वैशिष्ट रहा हो उसको निरूपित करने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में ही उनको उनका महत्व बताते हुए, ताकि अवध का पूरा पूरा न सही पर संक्षिप्त इतिहास तो प्रकट हो ही जाए। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के कांड हुए, जैसे काकोरी रेल एक्शन जो हुआ, किसान आंदोलन जो चला, स्वतंत्रता आंदोलन भी यहाँ की जो भूमिका थी, फिर यहाँ जो नमक आंदोलन चला, मुस्लिम लीग, उसका समझौता लखनऊ में ही हुआ था। खासतौर से रेजिडेंसी पर जब यहाँ की सेना ने, किसानों की सेना ने आक्रमण किया। एक बड़ा अध्याय है यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर। मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसमें भी 3 फसलें बड़ी सुविधा के साथ यहाँ हो जाती हैं। जायज कम होती है, लेकिन खरीफ और रबी की फसल बहुत होती है। उसमें जो जो पैदावार होती है, जितनी तरह की उपज, उनकी खेती कैसे की जाती है, उनका विपणन कैसे होता है, उसी के साथ साथ यहाँ किसानों की क्या स्थिति है, महंगाई की, गरीबी की क्या स्थिति समय समय पर रही है, यहाँ बेरोजगारी कितनी है, खेती के साथ साथ बागवानी या पशुपालन और दूसरे ग्रामीण उद्योग कैसे चलते रहे हैं, वाणिज्य व्यापार यहाँ कैसे होता रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि यहाँ व्यापार के क्षेत्र में समय समय पर जो नापतोल की प्रणालियां अपनाई गईं और जो सिक्के अपनाए गए, उसके लिए इतिहास में बहुत गहरी छानबीन करनी पड़ती। यहाँ विपणन व्यवस्था जो होती थी, लेन देन, उसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिनको आकारादिक क्रम से कहूं, एक है कौड़ी, शंख और सीपी की प्रजाति की एक समुद्री जीव है। जब निर्जीव हो जाता है तो उसको निकाल करके लोग लाते हैं। लीलावती जो भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है, वहां से इसकी चर्चा शुरू होती है। बंगाल में ये बहुत दिनों तक सिक्के चलती रही है। ये 1 कौड़ी या 1000 कौड़ी, आज मुहावरे में ये बात आती है कि उनके पास तो कौड़ी भी नहीं है। तो कौड़ी सबसे छोटा सिक्का रहा है जो अवध में चलता है। फिर धातु के बने हुए जो सिक्के आए, इनको पहले पिंड और निकल कहा जाता था। इनमें गाय की या घोड़े की या हाथी की छाप बनी हुई होती थी। उनमें विभिन्न प्रकार के सिक्के देखिए, जैसे एक सिक्का था, उसका नाम था दाम। ये 1 पैसे का 25वां भाग होता था, जिसको दाम कहते थे। दूसरा सिक्का था दमड़ी, 1 पैसे का 8वां हिस्सा होता था। तीसरा सिक्का था छदाम, 1 पैसे का 6ठा भाग होता था। एक सिक्का था पाई, 1 सिक्के का 4था भाग होता था। एक सिक्का था डब्बल, ये बहुत कम मूल्य का सिक्का होता था। ऐसे ही पैसा, ये मुगलकालीन सिक्का था, इसको अंग्रेजों ने भी उसी रूप में अपना दिया था। गोल गोल बनाया जाता था, बीच में छेद किया जाता था, इसलिए इसको छेदा भी कहा जाता था। ऐसे एक सिक्का था ध्याला या अधेला या अधन्ना या अधल्ला, ये 2 पैसे का सिक्का होता था, तांबे का बना हुआ। ऐसे ही इकन्नी, दुवन्नी, चवन्नी और अठन्नी, 1 रुपये के कोई आधा भाग, कोई 4 भाग, कोई 8 भाग, और इकन्नी 1 आने की यानी 16 भाग। 16 इकन्नी का 1 रुपया माना जाता था। जिसको रूपा या रुपया या टका कहते हैं, यह अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। इसमें पहले विक्टोरिया की छाप लगी रहती थी, बाद में कभी इसको सोने का भी टका बना दिया गया था, कागज के रूप में भी आने लग गया। ऐसे ही एक सिक्का था अशरफी, इसका उल्लेख कुषाण काल से प्राप्त होता है, मुगल काल में बहुत प्रचलित था। अयोध्या में 80 करोड़ मुद्रा रखने वाले को श्रेष्ठी कहा जाता था। इसी श्रेष्ठी से सेठ शब्द बना है। ऐसे ही एक बहुत बहुमूल्य सिक्का था मोहर, ये सोने के सिक्का होता था। अलाउद्दीन के टकसाल में ये पहली बार बनाया गया था।
इसमें राजमुद्रा माने सील लगी रहती थी, इसको गूंथ करके लोग मोहरमाला बनाते थे और गले में पहनते थे। ऐसे ही पण, निष्क, सुवर्ण, शतमान, टका, पाद, पुराण, ये सब प्राचीन सिक्कों के रूप थे। इनका यथासंभव विवरण जहां जहां से उनके संदर्भ मिले हैं। एक सिक्का जिसका नाम था हुंडी, मुहावरों में उसका इस्तेमाल होता है कि आपने कौन मुझे हुंडी दे दी, दरअसल चेक का प्राचीन रूप है, इसीलिए इसको चित्तौरी भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत वर्धन युग में हर्षवर्धन के शासन काल में हुई। ऐसे ही लेन देन का एक माध्यम था जिसको तोड़ा कहा जाता था। आज भी मुहावरे में लोग व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपने कौन सा तोड़ा गढ़ा दिया है मुझे। ये उपहार में दी जाने वाली चीज थी, माने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली, उसको तोला कहते थे। तो आपने देखा कि केवल लेन देन माने आदान प्रदान के लिए जितने प्रकार के सिक्के हो सकते हैं उनको खोजना, उनको निकालना। ऐसे ही पहनावे में ले लीजिए, खान पान में ले लीजिए, नापतोल में ले लीजिए। किसी वस्तु की नापतोल आज आप गज, फुट, इंच या मीटर से कर लेते हैं। प्राचीन काल में तोल के बहुत नए नए और विचित्र रूप प्रचलित थे। जैसे एक रूप था जिसको कहते थे रत्ती। आज भी बातचीत में लोग कहते हैं कि रत्ती भर नहीं देंगे। ये रत्ती घोंगची नाम की एक वनस्पति होती है जिसके मुंह पे काला रंग रहता है और शेष लाल रंग की होती है। ये 2.5 तौल या 8 चावल के बराबर की होती है और एक तोले में 80 रत्ती मानी जाती। 80 रत्ती एक तोले के बराबर तोल में आती थी। उसी प्रकार दूसरा तोल है मासा, ये 8 रत्ती के बराबर होता था, यानी तोले का 12वां भाग। फिर तोला है 12 मासे 80 रत्ती का तोल। छटाक एक सेर का 16वां हिस्सा। आध पाव, फिर पाव, फिर आधा सेर, फिर सेर। सेर माने 16 छटाक या 4 पाव। फिर पसेरी, ये कहीं 5 सेर की होती है, कहीं 2.5 सेर की होती है। ऐसे ही धरा या दशहरा, यदि पसेरी से 2 गुनी। फिर क्विंटल, ये तो नया तौल है। प्राचीन काल में मिलता है मन, जो 40 सेर का हुआ करता था। और एक तोल था भार, ये 20 पसेरी के बराबर माना जाता था। पद्मावत में जैसे कहते हैं कि जब रतन सेन का विवाह हुआ तो भार सहस्र दुइलाड़ू लावा, 10 सहस्र भार लड्डू बना करके भेजे गए थे, दिए गए थे। ऐसे ही दैनिक जीवन में आप देखें, जैसे 4 का एक कोई समूह होता है तो उसको यहाँ गंडा कहते हैं। 20 को कोड़ी कहते हैं। जैसे 20 आम इकट्ठे हुए तो कहेंगे 1 कोड़ी आम। 20 जोटा, जोटा माने युग्म, पेयर। ऐसे केड़ा, ढोली, पान की ढोली, पान के पत्ते की ढोली, 100 पान को एक जगह बांध दिया जाता है तो उस पैक को ढोली कहते हैं। ऐसे ही कागज के 20 लीव्स या शीट्स एक जगह बांध दी जाती हैं, उसको दस्ता कहते हैं। तो जैसे दर्जन या आकार प्रकार के और बहुत सारे रूप हैं, उसी तरह से इन सबके भी भिन्न भिन्न रूप उस युग में प्रचलित थे। आप देखें कि प्राचीन काल में जो खेल कूद हुआ करते थे, आज के खेल कूद से काफी भिन्न। गांव में कहीं कहीं उसके अवशेष मिल जाते हैं। जैसे चौगान नाम का एक खेल कैसे होता था, कबड्डी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चौसर कैसे खेली जाती थी, फड़ कैसे होती थी, पकिल्लो कैसे होता था, तलमल, हिरना हिरनी, बैजल्ला, चका, चौगान, गंजफा, चकई, जुआ, सकरी, सोहल्ला, तुरबग्घी, ऐसे 50 तरह के अपने खेल थे। तब तक विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा था, पश्चिमी खेल कूद नहीं आए। कुछ जो मुगलों के साथ आए थे, ये उसके पहले की बात है। इन सब का विवरण, कौन कैसे खेला जाता है, उसके क्या नियम होते हैं। उसी तरह से आप देखिए वाहन व्यवस्था कैसी होती। प्राचीन काल में यातायात के जो साधन थे, जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसके उल्लेख बीच बीच में आए हैं। पुराने ग्रंथों में प्रवाहन या शिकरम नाम के वाहनों का संकेत आया। प्रवाहन, ऐसे ही
संत साहित्य में देखिए, संत चरणदास हुए हैं, उनके पद में एक पंक्ति आती है, एक पग पनही नहीं, एक चढ़े सुखपाल। ये सुखपाल नाम की एक खास तरह की सवारी हुआ करती थी, सुखपाल, जिसमें आराम से बैठा जा सके। अब वो कैसे बनती थी? घोड़ों से जोती जाती थी, नीचे चारों तरफ उसमें आसन लगाया जाता था, और विशिष्ट व्यक्ति, रईस, जिसको सम्मान देना होता था, उसे यात्रा करता था। ऐसे कबीर ने कटरियाचारी नाम का वाहन बताया, साज समाज पिया लय आए और कटरियाचारी। इसी तरह से पालकी प्राचीन काल में बहुत लोकप्रिय थी। आप सबने पुरानी फिल्मों में उसके विवरण देखे होंगे, उसका रूप रंग देखा होगा। यहाँ पालकी के 3 रूप प्रचलित थे। एक को कहते थे डोली, दूसरे पीनस, और तीसरे मियाना। किसमें कितने कहार जुटते थे और किसकी कैसी बनावट होती थी, इन सबका विस्तृत विवरण। ऐसे ही जानवरों के सहारे चलने वाली ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ये गाड़ी बैलगाड़ी जो चलती थी, इसके भी कई रूप पाए जाते। किसी को लढ़ा कहते थे, किसी को लढ़िया, कोई फिरकी कहलाती थी, कोई रहकला, किसी को अद्धा कहते थे, किसी को रब्बा। गाड़ियों में भी कोई छकड़ा होती थी, कोई बंझोली होती थी, कोई लहड़ू होती थी। घोड़ों को भी जोत के अनुसार कई नाम दिए गए थे, कोई टट्टू था, कोई खच्चर था। ऐसे इक्के और तांगे में और खड़खड़े में क्या अंतर होता है? ऊंट पर जो लगाया जाता था वो काठी कैसी होती थी? हाथी की पीठ पे जो रखा जाता था वो हौदा कैसे बनता था? इसी तरह से घोड़े और गधे पर जीन कैसे रखी जाती थी, लादी कैसे रखी जाती थी, गोनी किसको कहते थे? जो लोग कंधे पर लाद के चलते थे वो कांवर और बहंगी के कितने रूप थे? जो जल मार्ग से चलते थे वो नाव, डोंगी, भेला, गुदारा, मोटर बोट, इनके अलग अलग क्या रूप रहे हैं? जो हम सपनों में देखते रहे हैं, उड़न खटोला, या गरुण पंख, या मयूर पंख, या मूषक पंख, श्वान पंख, आदि आदि। इसी तरह से खान पान की तो एक बड़ी लंबी चौड़ी सूची है। अवध में कितने प्रकार के व्यंजन बनते थे, उनकी संख्या, जो चर्व हैं, जो चोष्य हैं, जो भोज्य हैं, बहुत बड़ी है, लगभग 300 के आसपास। रोटियां कितनी प्रकार की बनती थी, या चावल कितने प्रकार के बनते थे? हमारे सूफी काव्यों में इनके वर्णन बहुत विस्तार से दिए गए। इसको वर्णक काव्य कहते हैं। जैसे कि पद्मावत में 2 दावतें दी गई हैं और बहुत विस्तार से जायसमी ने वहां परोसे जाने वाले व्यंजनों का उल्लेख किया है। उसमें 22 प्रकार के केवल चावल बताए गए। ऐसे कितने तरह के अचार हैं, कितने तरह के सूप, सूप दाल को कहते हैं, कितनी प्रकार की दालें बनती हैं, और कितने प्रकार के 17 व्यंजन तैयार किए जाते हैं, या 56 व्यंजन तैयार किए जाते। वे कैसे बनते थे? कहीं कहीं गांव में बहुत तो वयोवृद्ध महिलाएं उनके बारे में कुछ परिचय दे पाती है। अपने बचपन में कभी देखा था या बनाया था, बाकी धीरे धीरे गायब हो गए हैं। अब इधर देखा कि अवध व्यंजन या अवध रसोई के नाम से इनका पुनरुद्धार हो रहा है। लोग फिर अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं या लौट रहे। बहरहाल चारों तरफ से सूचनाएं मंगा मंगा करके उनका वर्णन इसमें किया गया है, और यथासंभव उनका पूरा परिचय दिया गया है। ऐसे पहनावे कितने तरह के होते थे, ऊपर से ओढ़ी जाने वाली, कमर में पहनी जाने वाली, स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, बच्चों द्वारा, फिर अलग अलग पेशों के हिसाब से, सैनिक की वेशभूषा, किसान की वेशभूषा, मजदूर की वेशभूषा, श्रमिक की वेशभूषा, इन सबको अलग अलग ढंग से पहचानने की कोशिश की गई है। वस्त्रों के साथ जितने तरह के अलंकरण चलते थे, जितने तरह के प्रसाधन चलते थे, अब अलंकरणों में आप देखिए, शिरोभूषण जो सिर में पहने जाते थे, वो मांग, मोती, टीका, बेंदी, मथौली, शीश फूल,
कंठ में गले में पहने जाने वाले चंद्रहार, कंठश्री, मणिहार, मुक्ताहल, नौलखा हार, कंठा, कंठी, रत्नहार, मणिमाला, सकरी, हास, हसुली, हंबेल, तौक, सीतारामी, सतलड़ी, गुलूबंद, कान में पहने जाने वाले कुंडल या बीरा, तरोना, तरवन, खूंट, झूमक, उतना, छपका, बाली, ऐरन, नाक में पहने जाने वाले लौंग, फूली, नथ, बुलाक, हाथ में पहने जाने वाले कंगन, बाहू, बाजूबंद, टाण, केयूर, भुजबंद, चूड़ा, सलोनी, शैलचूड़ी, कटिया, पछेला, तोड़ा, पैरों में कड़े छड़े, नेवर, पायल, पैंजनी, बिछिया, अनवट, कमर में पहनने वाले किंकिणी, करधनी, मेखला, पेटी, पुरुषों के अलग। ऐसे ही विभिन्न वर्गों, विभिन्न पदों और कर्मों के अनुसार जो गणवेश होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, उन सब का वर्णन। और प्रसाधन के रूप में ये लोग कानों में या सिर में, बालों में किस किस प्रकार के इत्र, आभूषण, अंगराग आदि लगाते थे, कैसे कैसे रंग रोगन करते थे, बहरहाल सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। इसी तरह से घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो पात्र होते हैं, बर्तन भारे, अब उनमें से बहुत सारे रूप गायब हो गए हैं लेकिन इनकी सैकड़ों अलग अलग रूपाकृतियां अवध क्षेत्र में प्राप्त होती थी। अब जैसे पात्र जहाँ सामान, खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, उनमें देखिए परात, थारा, थरिया, टठिया, थाली, तसला, नांद, हौदा, कुल्हड़, चुक्कड़, कुज्जा, सिकोरा, कुलिया, भुरका। जिसको कुल्हड़ कहते हैं उसके 7 रूप यहाँ प्रचलित है। उसमें चुक्कड़ अलग है, कुज्जा अलग है, सिकोरा अलग है, कुलिया अलग है, भुरका अलग है। उसी तरह से घड़ा जिसे कहते हैं वो घट है, कुंभ है, कलश है, कलसा है, कलसी है, मटका है, मटकी है। ऐसे ही हंडा है, हांडी है, पतकी है, डेगची है, बटुआ है, बटुई है, पतेला है, पतेली है, कूड़ा कूड़ी है, चाहे वो धातु के बने हो, पत्थर के बने हो, मिट्टी के बने हुए हो, कागज और लोई के बने हुए हो। इनके भिन्न भिन्न रूप, मेरा अनुमान है कि लगभग 300-350 के आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों का विवरण इसमें दिया गया है। यह सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए अवध क्षेत्र में पाई जाने वाले जितने वर्ण हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी प्रजातियां हैं, उनका विवेचन किया गया है। इनमें से जो जंगली जातियां हैं, जो मुख्यतः जर जमीन और जल से संबंधित हैं, जिनको बद्दू कहा जाता है, जो अभी आदिवासी माने जाते हैं, गिरजन है, बनजाति है, इनकी संख्या उतनी नहीं है। केवल गांजर क्षेत्र में थारू एक जनजाति है जो लखीमपुर खेरी या गोंडा और बहराइच के आसपास पाई जाती है। हालांकि वो भी अब घुमंतु नहीं रह गए, वे गांवों में, शहरों में बस गए हैं और खेती किसानी कर रहे हैं। एक जाति जो मंगता या कुतुआ के नाम से जानी जाती थी, ये सब भी अब घर गृहस्थ हो गए हैं। ऐसे ही नट और बेड़िया, कंजड़, चबरबंगता, महावूत, जागा, जोगी, लोहर बढ़िया, भटरा, बहेलिया, बावरी, पासी, बंजारा, मुसहर, भर, बांसी इत्यादि इत्यादि, ऐसे लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति है, खान पान अलग, रहन सहन अलग, काफी कुछ भिन्न पारिवारिक व्यवस्था, उनका लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक कलाएं, हस्तशिल्प में विशेष रूप से बहुत माहिर हैं। उन सब का विवरण यथासंभव इसके भीतर प्रस्तुत किया गया है। कोशिश यही है कि कोई प्रविष्टि अछूती न रहे, जो अवध से संबंधित है उसकी जानकारी पाठक प्राप्त कर सके इसे देख करके, इसलिए सर्व संकलन का प्रयास किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करके इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनको व्याख्यायित करने की कोशिश की गई। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि यहाँ अभिवादन के लिए जितने शब्द इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन है,
आतिथ्य सत्कार किस तरह से होता है, यहाँ नारी जीवन की क्या स्थिति है, यहाँ जनजीवन दर्शन क्या है। एक दर्शन तो किताबी होता है, एक जिसको लाइफ फिलॉसफी कहते हैं। फिर जाति व्यवस्था कैसे होती है, जातियों की पंचायतें क्या काम करती हैं, उनके प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाता है, उनके क्या अधिकार होते हैं। फिर यहाँ की बोली बानी कितनी है। मुख्य बोली तो अवधी भाषा है, लेकिन अवधी के भी बहुत सारे रूप, पूर्वी अवधी अलग, पश्चिमी अवधी अलग, मध्य अवधि अलग, जिसको बैसवारी अवधि कहते हैं। ऐसे ही गांजर क्षेत्र की अवधि वैसे पश्चिमी में आ जाती है, पर गांजरी भी कहते हैं। तो उन बोलियों का, उपबोलियों का भी विवेचन किया गया है। ऐसे ही यहाँ के जो लोक विश्वास हैं, अपनी प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, अंध प्रथा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका आदि अंत न समझ लें कि किस ध्येय से उसकी रचना हुई थी और मान्यता प्रचलित हुई थी, हानिकारक थी, लाभदायक थी, अभी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कईयों को देखकर लगता है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार रहा है। ऐसी जो प्रथाएं हैं, जो लोग विश्वास हैं, उनका विवेचन जन्म से लेकर के जो विभिन्न संस्कार होते हैं उन अवसरों पर, और यूं कदम कदम पर आस्तिक जनता किसी लोकोत्तर शक्ति को मानती हुई उसके प्रति जो विश्वास प्रकट करती है। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था, लोगों के व्यसन कौन कौन से हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई धूमपान भिन्न रूप से करता है, कोई मदपान करता है, कोई शिकार का व्यसनी है, कोई भ्रमण का। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन, चाहे दुर्व्यसन हो चाहे अच्छे व्यसन हो, जो 16 संस्कार कहे गए हैं, जो यहाँ नाते रिश्ते, सामाजिक नाते रिश्ते हैं, मित्र पक्ष से, मातृ पक्ष से, यहाँ के सामाजिक जीवन की जो विसंगतियां हैं, वो जो समस्याएं हैं, उनका कैसे निराकरण किया जाए। ऐसे ही अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अध्याय है, उसमें अवध क्षेत्र में होने वाले सारे उद्योग धंधों का परिचय दिया गया है। कुटीर उद्योग, मधुमक्खी पालन है, कुल है केवल मिट्टी का काम करते हैं, कुछ जंगल में केवल महुआ बीनते हैं, शराब बनाते हैं, कुछ फूल पत्ती का काम करते हैं, कुछ हैं पेड़ लगाते हैं, फलदार वृक्ष, कुछ है जो घर बनाने का काम करते हैं। तो जो स्किल लेबर है, कुशल श्रमिक, और वैसे जिसको सामान्य श्रमिक कह सकते हैं, उनके लगभग 30 प्रकार के ग्रामोद्योगों के विवेचन, उनका इतिहास, उनका स्वरूप, उसी के साथ साथ खेती पाती के कितने रूप हैं, कितनी तरह की खेती होती है, यहाँ कराधान का क्या रूप रहा है, टैक्सेशन प्राचीन काल में कैसे दिया जाता था, आज कैसे होता है, और मजदूरी किस रूप में दी जाती है। अब तो खैर सब पैसे के आधार पर हो गया, अन्यथा घर में जो धोबी कपड़ा धोता था उसको जेवरा दिया जाता था, नाई जो बाल बनाता था उसको जेवरा दिया जाता था, पुरोहित जो तीर्थ स्थान गंगा स्नान की व्यवस्था करता था वो जेवरा का पात्र होता था, सफाई कर्मचारी जो घर की सफाई और खासतौर से पशुशाला की सफाई करते थे वो सब जेवरा के पात्र थे। तो जेवरा का क्या विधान होता था, किस रूप में दिया जाता था, ये प्राचीन अवध संस्कृति का उस समय की अर्थव्यवस्था का रूप है। ऐसे ही बैंकिंग या सूद यानी महाजनी का धंधा कैसे चलता था, ऋणग्रस्तता की क्या स्थिति थी, ये सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दी गई। 5वां अध्याय है जिसको हम राजनीतिक और लोक प्रशासन कह सकते हैं। समय समय पर प्रशासन प्रणालियां कैसी बदली है, राजतंत्र कैसा था, कुलतंत्र कैसा था, अब प्रजातंत्र कैसा है, कौन कौन से प्रमुख पद हैं, यहाँ जन सेवा के लिए, जन सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था, विद्यालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय और जनसंपर्क या सुरक्षा के साधन, फिर जितने रजवाड़े और तालुके इस अवध क्षेत्र में रहे हैं उनकी बड़ी लंबी सूची है। उनमें कौन महाराजा थे, कौन राजा थे, कौन तालुकेदार थे, किसको कितने पदक मिले हुए थे,
और किसको कितने तोपों की सलामी दी जाती थी, उनका प्रशासनिक ढांचा क्या था, विधि व्यवस्था क्या थी, कानून, अदालत, कचहरी, फिर समाज कल्याण के और कौन कौन कार्यक्रम चलते रहे, यहाँ की प्रमुख संस्कारी सरकारी संस्थाएं कौन है, सहकारिता आंदोलन की क्या स्थिति है, यहाँ सूचना जनसंचार की क्या स्थिति है, सैन्य व्यवस्था कैसे है, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र कैसे है, कितने प्रकार के शस्त्र प्राचीन काल में प्रचलित थे, उनकी बहुत लंबी सूची, सैन्य संचालन की जो पद्धति थी उसके आधार पर। अब इनका परिचय प्राप्त किए बिना कोई भी सांस्कृतिक अध्ययन पक्का नहीं हो सकता। जैसे मुल्ला दाऊद का महाकाव्य है चंदायन, उसमें युद्धों का वर्णन है, युद्ध में जो शस्त्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें एक है तबल। ये तबल या तब्बल कुल्हाड़ी का रूप होता था, इसे युद्ध करते थे। दूसरा है खंदगी, चिनार की लकड़ी से बना हुआ एक लंबा तीर होता था। तीसरा था लेजिम, ये लोहे की एक रस्सी, धनुष की प्रत्यंचा जैसी। अंग्रेजों ने इसका बाद में ज्यादा प्रचार किया। एक शस्त्र मिलता है खोल नाम से, ये लोहे का टोप था। एक जीभा, जिसको जिरा बस्तर कहते हैं, मुगल काल में बहुत प्रचलित हुआ था। ऐसे ही पैरों को ढकने के लिए राग। जायसी ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का जो वर्णन किया है उसमें बताया है कि वो पहली बार जम्बुर ऊंट पर लाद करके लाया था। ये जम्बुर नाम की तोप थी जो ऊंट सवारी पर, ऊंट गाड़ी पर लाद करके वहां लाई गई थी। और इसी तरह से भेरी, तुरही, सरंग, दुंदुबी, दमामा, नगाड़ा, चंग, फरहार इत्यादि इत्यादि। मेरे कहने की तात्पर्य है कि अवध का इतिहास युगीन इतिहास, उसका विकास और अवध के जनजीवन का समूचा तथ्य कथ्य प्राप्त करने के लिए ऐसे किसी न किसी संदर्भ ग्रंथ की या विश्व ज्ञान कोश की आवश्यकता थी। शायद उसकी आंशिक पूर्ति इसके माध्यम से हुई। विश्व ज्ञान कोश का दावा ही होता है कि कोई सूचना उसमें छूटने न पाए, जो कहीं भी जानने योग्य है वो उसके माध्यम से प्राप्त हो सके। इसी को लोग परिपूर्ण अर्थों में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिक स्टडी का मतलब है कि अपने में संपूर्ण अध्ययन है। फिर शुरू होता है दूसरा खंड, जिसके अंतर्गत एक तो साहित्य, दूसरी कला, तीसरा धर्म और चौथा दर्शन। इन चार मुख्य विषयों को दिया गया है। साहित्य के अंतर्गत आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी का और हिंदी के पूर्व संस्कृत का भी, प्राकृत का भी, पाली का भी, अपभ्रंश का भी बहुत बड़ा साहित्य परिमाण में भी और स्तर की दृष्टि से भी यहाँ रचा गया है। अवधांचल की जो साहित्य संपदा है और जो यहाँ के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, हिंदी को तो खैर विशेष ये साधना स्थल है। इसके अलावा अन्य कवि लेखक जो बाहर से चल कर के यहाँ आए और यहाँ की साहित्य संपदा में अभिवृद्धि की। यहाँ हिंदी के अलावा जो और भाषाएं हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि संस्कृत और पूर्ववर्ती तो थी ही, बाकी अंग्रेजी और फारसी और अरबी और उर्दू, फिर तमाम भारतीय भाषाएं। जैसे बंगाली समाज यहाँ बहुत रहा है, दक्षिण के लोग यहाँ बहुत रहे, महाराष्ट्र से बहुत आए हैं, पंजाबी यहाँ बहुत हैं, सिंधी यहाँ बहुत हैं, गुजराती यहाँ बहुत हैं। उनकी सारी भाषाएं, उनसे संबंधित लोक साहित्य, इन सब का विवरण एक पूरे अध्याय में लगभग 90 पृष्ठों में अकारादिक परिचय देते हुए, अकारादिक इसलिए ताकि खोजने में सुविधा हो। अब आप पाएंगे कि तुलसीदास यहीं के, तो उसी के साथ साथ प्रसाद जी इसी क्षेत्र में आते। तब काशी का बहुत बड़ा क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, कौशल जिसको कहते हैं, कौशल में काशी का भी समावेश किया गया था। निराला यहीं के, पंत जी यहीं के, महादेवी यहीं के, प्रेमचंद यहीं के, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहीं के, भारतेंद्र यहीं के। तो ऐसे हम गिनाने लग जाएं तो कई सौ महत्वपूर्ण साहित्यकार इस क्षेत्र में मिलेंगे।
उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप उनके यश से परिचित हैं। मुख्यतः इनके 3 भेद किए गए हैं। एक ये जो जन्मना अवध से जुड़े रहे हों, दूसरे वे साहित्यकार जो पैदा तो कहीं और हुए थे लेकिन उनकी कर्मभूमि यहाँ रही। अब जैसे पंत जी को ही देख लीजिए, जन्म उनका उत्तरांचल में हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन पूरा जीवन इलाहाबाद में व्यतीत हुआ। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। यूं इनके पूर्वज जो गढ़ाकोला जिला उन्नाव के निवासी थे, वे यहीं के थे। महादेवी जी फर्रुखाबाद की थी, लेकिन जीवन काल सारे साधना भूमि यही की रही। तो वे रचनाकार जिनका अधिकांश समय यहाँ बीता वो यहीं के हैं। जन्मभूमि न होकर कर्मभूमि अवध क्षेत्र की रही। तीसरे उस प्रकार के रचनाकार जो जन्म बाहर हुआ और बाहर कई जगहों पर रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने आकर के आवास बना लिया और यहाँ के डोमिसाइल हो गए। डोमिसाइल को महापालिका भी नागरिकता प्रदान कर देती है। तो उस रूप में इन सारे साहित्यकारों का परिचय, उनकी कृतियों का परिचय, उनकी देन का परिचय, साहित्य के इतिहास में उनका स्थान क्या है, इन सब का परिचय इसके माध्यम से दिया गया है। इसी के साथ साथ जो लोक साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं इस क्षेत्र में, कजली, चैती, बिरहा, विदेशिया, फिर ख्याल और नौटंकी, और फिर नृत्य और नाट्य के भिन्न भिन्न रूप, कहीं निर्गुण, जोगीड़ा, कारवा, भगत, सरिया, सोहर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलात्मक आयोजन, पारसी थिएटर ले लीजिए, रामलीला ले लीजिए, आल्हा, चरैनी, ख्याल, खुनखुनिया, भरथरी, चांचर, ढोला, नौटंकी, और फिर पवाड़ा और भाड़, रसोलिया और रामलीला, बुझौल और लावनी, तुर्रा कलगी, रासलीला, लोक कला, लोक गाथा, सोरठी। मेरे कहने की तात्पर्य है कि लोक साहित्य का जो बहुशः विस्तार हुआ विभिन्न क्षेत्रों में, गायन में, नृत्य में, या नृत्य गीतों में, अभिनय में, नाट्य में, उन सबको मुख्य मुख्य कलाकारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक अध्याय है कला साधना संबंधित। इसमें अधिकांश कलाएं दी गई हैं, जैसे संगीत, उसमें भी वाद्य संगीत, उसमें भी प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं, फिर नाट्य कला, विशेष रूप से रामलीला, साथ साथ रासलीला, नाट्यकला में नौटंकी, महरूल, स्वांग सपेड़ा, विदेशिया, बहुरूपिया, कठपुतली, चांचर, भड़ैती, तुर्रा कलगी। फिर कुछ जातीय नृत्य होते हैं अलग अलग तरह की जातियों के, जैसे धोबिया है, चबरा है, पसिया है, कारवा है। फिर यहाँ की फिल्म कला, इस क्षेत्र से जाने वाले बड़े बड़े अभिनेता, कलाकार, निदेशक, यहाँ की चित्रकला, यहाँ की प्रमुख कला संस्थाएं, प्रमुख चित्रकार, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, जैसे अयोध्या शैली, अयोध्या के मंदिरों का जो शिल्प है उसमें मूर्ति कला, स्थापत्य कला, मंदिर शिल्प, दुर्ग शिल्प, स्थापत्य के अंतर्गत स्मारक, सार्वजनिक भवन, आवासीय भवन, कुटीर शिल्प, ये भिन्न भिन्न जो फाइन आर्ट्स या ललित कलाएं कहलाती हैं, उसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, चित्रकला भी है, स्थापत्य भी है, मूर्तिकला भी है। इन सब का विवेचन, इन कलाकारों का विवेचन विशेष रूप से काफी विस्तार में किया गया है। यहाँ कथक को बहुत प्रसिद्ध रहा है। कथक की यह कला फैजाबाद से, अवध से शुरू होकर, और उसमें जो प्रमुख कथककार यानी कलाकार रहे हैं, चाहे अच्चल महाराज हों, चाहे बिंदा दीन हों, चाहे बिरजू महाराज हों, चाहे लच्छू महाराज हों, और बीच बीच में जो उनके शिष्य भी रहे हैं, जैसे कुमकुमधर, या इसके पहले आप ले लीजिए स्वयं नवाब वाजिद अली शाह, खुद इसमें बड़े पारंगत रहे हैं। उन सब की जो देन है
शांति हीरानंद जी, इन्होंने एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान कथक में स्थापित किया। अब देखिए, अकेले कथक नाम की कला को आप ले लीजिए। मैंने कहा कि लखनऊ कथक घराने के शिरोमणि बिंदादीन महाराज रहे। 1838 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद जी। एक भाई थे ठाकुर प्रसाद जी, जो वाजिद अली शाह के कला गुरु थे। लखनऊ में कथक की जो परंपरा विकसित हुई, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ठुमरियों, दादरों, होरी और गजल और साथ भजन, इनको कथक शैली में ढाला था। इनकी एक बड़ी देन थी नृत्य के द्वारा भाव प्रदर्शन करने की। इन्होंने अनेक चालों की रचना थी, जिसमें गज चाल और मयूर चाल बहुत चर्चित हुई थी। बिंदादीन महाराज के कथक के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए अपनी प्रस्तुति को इनके उत्तराधिकारियों ने और आगे बढ़ाया। उसमें कई टुकड़े, गत और निकास, अभिनय इत्यादि डाले। उसी में बिरजू महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनको पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई है और आज ये कथक के पर्याय हो गए। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। फिर दिल्ली में इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र छोड़ दिया है। उसी तरह से लच्छू महाराज, ये बिंदादीन महाराज की परंपरा से शिक्षा प्राप्त थे और इनको लास्य सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। मेरे कहने की तात्पर्य यह है कि चाहे अक्षर महाराज को देखें, चाहे लच्छू महाराज को देखें, ये अक्षर महाराज कालिका प्रसाद जी के पुत्र थे और ये कथक के सिद्ध हस्त कलाकार थे। इनको गायन में महारत हासिल था। तोड़ा, परन, गत, भाव, ठुमरी और निरत, जिसको नृत्य कहते हैं, उसके अनुसार इन्होंने कथक में कई नए प्रयोग किए थे। तो कुल मिलाकर के यह अवध का कथक, जिसको लखनऊ घराना भी कहते हैं, फैजाबादी घराना भी कहते हैं, उसके बाद फिर इसके और कई अलग अलग घराने स्थापित हो गए। कहीं हवेली संगीत बन गया, कहीं महफिली संगीत हो गया, कहीं मंदिर संगीत हो गया। ये कथक मंदिर से लेकर के हवेली तक सब जगह गाया जाता था और इसकी अपनी जो मूल परंपरा है वो जयपुर के कथक घराने से, भोपाल के घराने से, ग्वालियर के घराने से काफी कुछ विशिष्ट मानी जाती है। विदेशी तो कदापि नहीं है, विकास इसका अपने ही देश में हुआ है। इसकी परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से मिलती है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है और उसकी कुछ प्रविधि भी बताई गई है। उसी को समयानुकूल बनाते हुए इन सब कवियों ने कुछ विशिष्ट पद्धतियां यहाँ प्रचलित की। जैसे एक नृत्य कथक नृत्य है, उसी तरह से दूसरे जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य भी और लोक नृत्य भी, उनमें चांचर है, भड़ैती है, तुर्राकलगी है, उनमें महरूल है, उनमें नौटंकी है, उसमें बहुरूपिया है, विदेशिया है, कठपुतली है। तो इन सारे 6 कलाओं, परंपराओं को, जिनको फाइन आर्ट्स या ललित कला कहते हैं, उनमें मंदिर शिल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, कुटीर शिल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, दुर्ग निर्माण की पद्धति यहाँ बहुत विकसित हुई है स्थापत्य के क्षेत्र में। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि भगवान श्री राम की भूमि है, इसलिए यहाँ एक विशेष प्रकार की उपासना पद्धति प्रचलित हुई। ये लोग अधिकांश साकारोपासना में रहे। सगुण सिद्धांत के अंतर्गत जो विभिन्न आराधना पद्धतियां थीं, निर्गुण और सगुण, और उसमें बहुदेवतावाद या एकेश्वरवाद, वेदांत का दर्शन, सांख्य का दर्शन, मीमांसा का दर्शन, पंचाई का दर्शन, योग का दर्शन, उन सबको अपनाते हुए उसके बीच इन्होंने रामोपासना का एक नया विधान प्रस्तुत किया और भगवान श्री राम को नारायण का, विष्णु का अवतार मानते हुए उनके कई प्रकार के उपास्य स्वरूप बनाए। कहीं रसिकोपासना से जोड़ा, कहीं दैन्य भक्ति से जोड़ा, कहीं वो सनातनी वैष्णव परंपरा से जोड़ा। इसके साथ साथ कृष्णोपासना जो प्रचलित हुई, शिवोपासना जो रही, गणेश की पूजा जो हुई, शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों की जो पूजा हुई, यहाँ नवग्रह का जो पूजन किया गया, यहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा की गई, बहुत से पशु पक्षी हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही सूर्य उपासना, हनुमत उपासना, विभिन्न तीर्थों की उपासना, ये सब इनकी उपासना के
यानी इनकी भक्ति भावना के विभिन्न पक्ष है। उसी से प्रेरित होकर ये पर्व त्योहार मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं, और उसी के आधार पर ये अपना दार्शनिक मतवाद स्थापित करते हैं। इनके जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वे द्वैत और अद्वैत से भिन्न, जैसे उसको विशिष्टाद्वैत कहा गया है, उससे ज्यादा प्रभावित है। ये श्री रामानंद जी जो अयोध्या में अपना एक विशेष मठ या संप्रदाय बना करके चले थे, उनसे प्रभावित हैं, जिसमें नारायण या भगवते नमः की जगह पर रामाय नमः एक तारक मंत्र बनाया गया, और उसी के आश्रय से लोगों ने भगवान के प्रति अपनी अपनी आस्था व्यक्त की। तो इनके दार्शनिक मत क्या हैं, इनकी धर्मचर्या क्या है, अयोध्या में और दूसरे अवध क्षेत्र में महत्वपूर्ण समारोह कौन कौन से होते हैं, यहाँ के प्रमुख व्यास या कथावाचक या पुजारी कौन कौन है, कितने प्रमुख संप्रदाय यहाँ चलते हैं, और अंततः ये कि श्री राम तत्व क्या है, साधक वर्ग की विशेषता क्या होनी चाहिए, इनकी व्याख्या करते हुए धर्म और दर्शन की विवेचना की गई। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये रहा है कि अयोध्या या अवध क्षेत्र एक विशेष समुन्नत सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने की आवश्यकता है, इसलिए अवध के सांस्कृतिक परिदृश्य को जानने की आवश्यकता है। वैसे तो मानव मात्र एक है, उसकी संवेदना एक है, और राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दृष्टि से इन सब में अभेद होना भी चाहिए, पर हर क्षेत्र का अपना कुछ वैशिष्ट्य होता है। वो जो उसकी विशिष्टता है उसको पहचानना आंचलिक अध्ययन की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो अवध नाम का एक जो विशाल अंचल है, इसके मुख्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। विष्णु नारायण भातखंडे यहाँ संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य रहकर प्राचीन काल में भी इसी तरह से सूत और मागध और बंदी और बैतालिक और चारण और भाट और जोगी इस प्रकार के संगीत देते रहे हैं। तो अलग अलग तरह के जो वाद्य यंत्र इन्होंने बनाए, जो अलग अलग तरह के इन्होंने गायन पद्धतियाँ या उनके घराने शुरू किए, उन सब का बहुत विस्तार से नहीं लेकिन संक्षेप में विवरण इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, ताकि उसकी आरंभिक जानकारी आप प्राप्त कर लें। ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब जैसे आज की पीढ़ी से आप जानना चाहें कि स्वांग सपेड़ा कैसे होता था, अब शायद कोई बता पाने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसे ही चाचर कैसे की जाती थी, तुर्रा कलगी कैसे होती थी, शायद ही 100 आदमियों में से एक दो व्यक्ति कभी इनका नाम बता सकें, लेकिन फिर भी इनको इतिहास में सुरक्षित रखना जरूरी है। यहाँ कलाकारों की बड़ी लंबी परंपरा है। यहाँ के रंगकर्मियों में आप पाएंगे बहुत पहले से गुलाब बाई या अमृतलाल नागर या नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, इन सब का जो मिला जुला विवेचन है वो हो अवध संस्कृति विश्वकोश का विषय है। तो कुल मिलाकर 2 खंडों में वर्गीकृत इस कोश में 4,500 प्रविष्टियां है, और 4,500 प्रविष्टियां भूगोल, इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, राजनीति, प्रशासन, लोक विज्ञान, यानी जितने भी विषय ज्ञान विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। मैं केवल हिंदी का अध्यापक हूँ, उसी को समझने की कोशिश करता रहा। इन सारे विषयों में मेरी पैठ हो या कहे कि अधिकारपूर्ण प्रविष्टि तो नहीं थी, लेकिन यथासंभव परिश्रम करके अन्य पुस्तकों की सहायता से और कुछ मौखिक परंपरा से ये जानकारियां प्राप्त करके यह विश्वकोश तैयार करने का दुस्साहस इसलिए कि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से ये कार्य संपन्न हुआ। मेरा इस संबंध में इतना ही निवेदन है। शेष
फिर कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार पूर्वक एक एक पक्ष की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।